हेलो स्टूडेंट, शाहिद खान एजुकेशनल एकेडमी में आपका टीचर इंजीनियर उस्मान खान। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस। हम यहाँ पर लिखना सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशन किस तरह लिखी जाती है, और हम कॉन्सेप्ट लेंगे प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, और उसके बीच में जो एरो होता है, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हमें शो करा रहा होता है, वो एरो क्या रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो कौन से स्टेट्स के अंदर हैं, सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, और जो प्रोडक्ट हमें मिलती है वो किस स्टेट में है, तो उसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा हमने ये भी देखना है कि केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं ना, उनमें हमने देखना है कि जो केमिकल रिएक्शंस हम इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं, क्या वो नेचर में एग्जिस्ट कर भी रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम इक्वेशंस में लिखते ही जब वो नेचर में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमने एक चीज और भी देखनी है इसमें, कि मोल्स का कॉन्सेप्ट देखना है कि मोल्स क्या चीज है, मोल्स क्या चीज है, नंबर ऑफ एटम्स से ज्यादा अगर लगाने हो तो वो क्या चीज है, ये भी देखना है। तो कुछ चीजें हमने देखनी, प्रोडक्ट्स देखेंगे, रिएक्टेंट्स देखेंगे, केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखते हैं वो देखेंगे, मोल्स देखते हैं, मोल्स बैलेंस किस तरह करने हैं हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में जब लेके जाएंगे रिएक्टेंट्स को, वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो ये छोटा सा ओवरव्यू था, ये हमने सबने करना है। अब हमने क्या करना है, इसको स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा ना एक एग्जांपल देता हूँ कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन ये होता है कि हमारे पास कोई एक मटेरियल है जिसको हमने दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब जब वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें वुड की, या फिर हम बात करें पेपर की, तो पेपर या फिर वुड, इसको जब हम आग लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, तो फिर ये क्या होगा, ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेगी इन द फॉर्म ऑफ एशेस, राख की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगी। इसके साथ साथ हीट रिलीज होगी, इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, इसके साथ साथ वाटर वेपर्स भी रिलीज होंगे। तो जब एक चीज किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो रही हो और उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हो, तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो ठीक है, यहां तक बात। अब हम केमिकल रिएक्शंस को ही लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। तो अब स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। पहली लाइन हमसे कहती है टू अंडरस्टैंड अ केमिकल चेंज एंड टू स्टडी द डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच कंट्रोल इट। अगर हमने केमिकल चेंज को ऑब्जर्व करना है, और ये ऑब्जर्व करना है, ये पढ़ना है कि कौन कौन से इस पे फैक्टर्स असरअंदाज हो रहे हैं और इसको कंट्रोल कर रहे हैं, हैज ऑलवेज बीन अ फोकल पॉइंट इन द एफर्ट्स ऑफ केमिस्ट। तो केमिस्ट की नजर में ये चीज जो है ना बहुत ज्यादा एक कंसर्न रही है। टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स, ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए वी शुड हैव एन अप्रोप्रिएट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल चेंज। तो हमें केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेल डिफाइंड एक तरीका होना चाहिए। अब वो तरीका क्या है, वो केमिकल इक्वेशंस का तरीका है कि हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट करें ताकि हम आगे एक्सप्लेन कर सकेंगे यार ये चीजें इन्वॉल्व हैं इसमें, और ये करने के बाद रिएक्टेंट्स को जोड़ने के बाद हमारे पास ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट बन रही है, और इसके साथ साथ कोई बाय प्रोडक्ट भी बन रही है, हीट भी रिलीज हो रही है, ये सब कुछ पढ़ना। फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से केमिस्ट्स ने ये तरीका डेवलप कर लिया इन अ वेरी सुटेबल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल चेंज इन टर्म ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के फॉर्मूला, कंपाउंड के फॉर्मूला क्या होती है, अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो वाटर क्या है, कंपाउंड है, कंपाउंड का फॉर्मूला एक चीज ये हो गई फॉर्मूलाज की हेल्प से, ठीक है, और साथ साथ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स की हेल्प से। हाइड्रोजन है ना, अगर हाइड्रोजन का हम H लगा देंगे, ऑक्सीजन है तो हम ऑक्सीजन का O लगा देंगे, अगर हम सोडियम की बात करें तो हम Na लगा देंगे। इसी तरह किसी भी एलिमेंट्स के सिंबल्स की हेल्प से, और उन एलिमेंट्स जब आपस में जुड़ के कोई कंपाउंड बनाते हैं, उन कंपाउंड के फॉर्मूलाज की हेल्प से। अब इन्होंने एक नया तरीका निकाला है। अब वो तरीका क्या है, वो है केमिकल रिएक्शन लिखने का तरीका। ओके, पढ़ते हैं अब। रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल चेंज इन दिस वे इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। तो अगर हम केमिकल चेंज को इस तरह रिप्रेजेंट कर लें, बात फिर रिपीट कर रहा हूं, किस तरह, एक कंपाउंड के फॉर्मूले के साथ और एलिमेंट्स के सिंबल्स के साथ, अगर इस तरह हम रिप्रेजेंट कर लें किसी इक्वेशन को, किसी केमिकल चेंज को, तो उसको हम कहते हैं ये है केमिकल इक्वेशन। अ केमिकल इक्वेशन टेल अस द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स व्हिच आर रिएक्टिंग। केमिकल इक्वेशन हमें ये बताती है कि हम यहाँ पर कौन से एलिमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से कंपाउंड इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो रिएक्ट किस तरह कर रहे हैं, एंड दोज व्हिच आर बीइंग प्रोड्यूस। और हमें वो भी बताती है कि रिएक्टेंट्स को मिलने से हमारे पास क्या चीज ऑब्टेन्ड हुई है, जिसको हम प्रोडक्ट भी कहते हैं। द रिएक्टिंग सब्सटेंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जो रिएक्ट कर रहे होते हैं, जो सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो सब्सटेंस रिएक्ट करने के बाद चीज बनाते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ओके, वेल दोज बीइंग प्रोड्यूस आर कॉल्ड प्रोडक्ट। यहां तक बातें याद होंगी। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी, तो आप यहां से याद कर सकते हैं, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक काफी होगा। अगर लॉन्ग के लिए करना है तो फिर लॉन्ग के लिए पूरी करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर बात करें केमिकल क्वेश्चन क्या होती है, तो एक लाइन ये याद करने भी इनफ है। आगे चलते हैं। अगर हमने केमिकल रिएक्टेंट लिखना है, केमिकल रिएक्टेंट्स जो हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं, इनको अगर हमने लिखनी है, तो नेक्स्ट लाइंस में हमें ये तरीका बताया हुआ है। अच्छा, वो क्या बताया हुआ है,
वो कहते हैं कि अगर आपने रिएक्टेंट्स लिखने हैं ना, अगर आपने रिएक्टेंट्स लिखने हैं जिन्होंने जोड़कर कुछ नई चीज बनानी है, रिएक्टेंट्स लिखने का तरीका ये होता है कि उसको हम लिखेंगे लेफ्ट साइड पर, ठीक है, और जो प्रोडक्ट बनी है उसको हम लिख देंगे राइट हैंड साइड पर, और उसके बीच में बना देंगे एक एरो। एरो रिप्रेजेंट कर रहा है हमें कि रिएक्टेंट से अब ये चीज प्रोसीड कर रही है टुवर्ड्स प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स मिल रहे हैं, मिलने के बाद वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। ओके, द फॉलोइंग एग्जांपल विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दीस पॉइंट्स। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल के साथ साथ ही आपको सब कुछ समझाया है। तो एग्जांपल हम देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम, ठीक है, एल, इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं 4। तो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था ना, मोल्स भी सीखेंगे, मोल्स क्या होते हैं। तो मोल्स का कॉन्सेप्ट हमने पहले लेके आ चुके हैं पिछले लेक्चर में, और रिएक्शन के अंदर हम मोल्स किस तरह लिखते हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ ही रहा है कि 4 मोल्स ये हैं, 3 मोल्स ऑक्सीजन के हैं, O2 ऑक्सीजन के 3 मोल्स हैं। जब ये आपस में मिले हैं तो इन्होंने एक चीज बनाई है जिसको हम प्रोडक्ट कह रहे हैं, 2Al2O3। ठीक हो गया यहाँ तक। यहाँ पर ना अब आपने एक दो चीजें और भी नोट करी हैं, वो आगे पॉइंट्स में लिखी हुई है। वो नोट क्या करनी है कि हमने ये नोट करना है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में है, कितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट में है। तो जब वो प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे तो क्या वो बैलेंस हैं, और बैलेंस होने भी चाहिए। ठीक है, वो रूल्स पढ़ते हैं अभी हम यहाँ पर, तो उन रूल्स पे भी हम बातों को समझ लेंगे। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, केमिकल इक्वेशंस लिखने के तरीके बताए हुए इन्होंने कि आपने क्या क्या चीजों को फॉलो करने हैं ताकि आप एक केमिकल इक्वेशन पूरा लिख सकें। ओके, नंबर 1 पढ़ते हैं, अ केमिकल इक्वेशन मस्ट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ना, ये एक ऐसी चीज है जो हमें ये समझाता है कि हमारा मास जो है वो किसी भी सूरत में ना डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। खुद से ना तो वो बनता है, ना तो खुद से वो तबाह होता है, बल्कि कन्वर्ट होता है एक फॉर्म से किसी दूसरी फॉर्म के अंदर। ओके, अब इसी बात को, सेम इसी बात को हम समझेंगे इस केमिकल इक्वेशन की हेल्प से। हमारे पास कुछ मास था एल्यूमिनियम के 4 मोल्स के फॉर्म में, कुछ मास था ऑक्सीजन के 3 मोल्स की फॉर्म में। जब ये मास आपस में मिला, इन्होंने रिएक्ट किया, तो फिर इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाई है। जितने मोल्स यहाँ रिएक्टेंट में इस्तेमाल हुए ना, जितना मैस, मैं अगर इस तरह बोलूं कि जितना मैस इस रिएक्टेंट के अंदर इस्तेमाल हुआ है ना, उतना ही मैस कंप्लीटली इस प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए। ना तो इससे कम होना चाहिए, ना इससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला अव्वल रूल है केमिकल इक्वेशन लिखने का। और अमूमन यही होता है कि हमारा जो केमिकल रिएक्शन है ना, वो कंप्लीटली किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है। यानी कि ऐसा नहीं होता कि आपने रिएक्टेंट्स ज्यादा ले लिया, प्रोडक्ट्स कम बन गई, या रिएक्टेंट आपने कम लिया, प्रोडक्ट ज्यादा बन गई। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो केमिकल रिएक्शन जो है वो ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो हमें केमिकल इक्वेशन जब लिखनी है, इस तरह की केमिकल इक्वेशन जब लिखनी है, तो जब भी हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हुए ही लिखनी है। अच्छा, मैं समझाता हूं आपको कि किस तरह ये हमें केमिकल इक्वेशन शो करा रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपने यहाँ पर गौर करना है, आपने यहाँ देखना है कि एल्यूमिनियम जो है ना, उसके 4 मोल्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास 4 एल्यूमिनियम प्रोडक्ट में आने ही आने चाहिए। अब आप देखें यहाँ पर, यहाँ Al2 लिखा हुआ है, ये 2 हो गए, और एक 2 यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो 2 2 क्या होता है 4। तो हमारे एल्यूमिनियम 4 पूरे हो गए हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ O2 कितने हैं, 3। अगर हम ओवरऑल बात करें कि हमारे पास ऑक्सीजन, सिंपल ऑक्सीजन ये कितने हैं, तो आप कहेंगे यार ये 3 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 6 ऑक्सीजन है। तो यहाँ गौर करते हैं हम, यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है O3, और O3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो 3 2 क्या हो गया, 6 हो गया। तो ऑक्सीजन के एटम कितने हो गए, 6 हो गए हैं। तो इसी तरह हमने एक केमिकल इक्वेशन के अंदर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी है जिसमें हमारा मास ना तो कम हो रहा है, ना तो ज्यादा हो रहा है, बल्कि कन्वर्ट हो रहा है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर। आगे चलते हैं। द टोटल नंबर एंड द टाइप ऑफ एटम मस्ट रिमेन द सेम ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। अभी हम पढ़ के आ चुके हैं। थस द टोटल नंबर एंड द काइंड ऑफ एटम on both sides of the equation must be equal to the chemical equation must be balanced। तो अभी हमने सारी ये बातें डिस्कस कर ली हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं रिएक्टेंट्स के अंदर, उतने ही प्रोडक्ट्स के अंदर आने चाहिए। और ये किस तरह समझने हैं अभी हमने, अब मैंने आपको समझा दिया, तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। नहीं समझ आ रहा तो उसको थोड़ा पीछे करें, वीडियो को दोबारा देख लें, बात समझ आ जाएगी। चलते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। द फॉर्मूलाज ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड मस्ट बी रिटन करेक्टली। अच्छा, एलिमेंट्स का जो सिंबल है, आपको ऐसा नहीं कर सकते, अगर आपने लिथियम लिखना है तो आप Na लिख दें सिंबल उसका, अगर आपने कार्बन लिखना है तो आप Cu लिख दें, ऐसा नहीं कर सकते। जो एलिमेंट का सिंबल जो है आपने एग्जैक्टली वही लिखना है, साथ में जिस कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला जो है आपने वही लिखना है। वाटर के केस में आप H2O लिखेंगे, ठीक है, अगर आपने H2O2 लिख दिया वाटर के केस में तो ये गलत हो जाएगा। जो
कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला है वही लिखेंगे, जो एलिमेंट का केमिकल सिंबल है आपने वही लिखना है, बस इतनी बात की हुई दूसरे में। नंबर 3 चलते हैं। A chemical equation must be determine the correct mole ratio among the reactants, the product and between the reactants and the product। ये पॉइंट नंबर 1 से ही रिलेट कर रहा है। कहते हैं कि केमिकल इक्वेशन में हमने इस तरह बताना है कि हमारे पास जो मोल रेशियो है ना, वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में बराबर होनी चाहिए। ठीक है, कि आपके पास जितने मोल्स हमारे पास अवेलेबल हैं किसमें, रिएक्टेंट्स के अंदर, उतने ही मोल्स आपके ना रेशियो की फॉर्म में बन जाने चाहिए प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है, अ केमिकल इक्वेशन मस्ट डिटरमाइन द करेक्ट मोल रेशियो हमारी बराबर होनी चाहिए अमंग द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के दरमियान में, एंड द प्रोडक्ट्स एंड बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के दरमियान में ये बराबर होनी चाहिए। तो आपको ना अब थोड़ा सा अगर हम समझने की कोशिश करें, इसका मतलब ना ये हुआ कि अगर ना हमारे पास, यहाँ देखें, अगर हम एक जनरल रिएक्शन लिखते हैं, कोई भी रिएक्शन में यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि हमने अगर बनाना है वाटर, 2H2 प्लस O2 लिखूंगा मैं, और यहाँ लिख दूंगा 2H2O। बात समझना, पॉइंट नंबर 3 समझने की कोशिश करनी है आपने। देखें, यहाँ पर वो कहता है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स या फिर रिएक्टेंट टू रिएक्टेंट मोल रेशियो हमारी बैलेंस होनी चाहिए। अब बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि जितने रिएक्टेंट्स में मोल है उतनी प्रोडक्ट में मोल्स आ जाएं, ऐसा नहीं है। हमने तो सिर्फ पहले पॉइंट में देखा था ना कि हमने नंबर ऑफ एटम्स बराबर करने थे दोनों के, रिएक्टेंट्स के भी प्रोडक्ट्स के भी। यहाँ पर मोल्स की बात हो रही है, और मोल्स की बराबरी की बात नहीं हो रही, बल्कि मोल्स की रेशियो की बात हो रही है कि रेशियो करेक्ट होनी चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पर रेशियो निकालता हूँ इसकी, रिएक्टेंट की और इस प्रोडक्ट की। एक रिएक्टेंट मैं लिखता हूँ H2 के नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास 2 हैं, और प्रोडक्ट की फॉर्म में नंबर ऑफ मोल्स जो है वाटर के वो भी 2 हैं। तो हम यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो मोल रेशियो है H2 की और इस प्रोडक्ट की, ये 2:2 है, ये कह सकते हैं ना। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर बात करें, इसको छोड़ दें, अगर हम बात करें इसकी, इसकी रेशियो क्या है, 1 है, नंबर ऑफ मोल 1 है, और प्रोडक्ट के केस में क्या है, प्रोडक्ट के केस में जो मोल है वो 2 है, तो 1:2 है। इसका मतलब ये है कि आपने रेशियोज को बराबर नहीं करना, बल्कि आपने रेशियोज को बैलेंस करना है। तो जितने आपको रिक्वायर्ड हैं, यानी कि हमें वाटर बनाने के केस में ना हमें सिर्फ 1 मोल ही O2 का रिक्वायर्ड है, वाटर बनाने के केस में हमें 2 मोल ही हमें H2 के रिक्वायर्ड है 2H2O बनाने के लिए। तो हमें सिमिलरली इतने ही चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो ये होता है कि मोल्स को बैलेंस करने का तरीका। तो ठीक है, पॉइंट नंबर 3 भी उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, आप याद कर लें इसको। पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अ केमिकल इक्वेशन मस्ट आल्सो पॉइंट आउट द डायरेक्शन इन व्हिच द चेंज इज प्रोसीडिंग। केमिकल इक्वेशन हमें ये भी बताए कि हमारा रिएक्शन किस तरफ को प्रोसीड कर रहा है। अगर मैं बात करूं इस रिएक्शन की, तो ये रिएक्शन हमारा प्रोसीड कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो इसलिए इसका एरो ना लेफ्ट टू राइट की तरफ है। अच्छा, कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जो राइट से लेफ्ट मूव करते हैं, तो उसका एरो इस तरह हो जाएगा। अच्छा, अभी आपने परेशान नहीं होना, ये रिएक्शन किस तरह के होते हैं, अभी हम आगे चलते हैं, इसी लेक्चर के अंदर आगे बताएंगे हम कि इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, जहां पर हमारा रिएक्शन उल्टा चल रहा होता है, राइट टू लेफ्ट चल रहा होता है। ठीक है, चलो बस इतना यहां तक रख लो। पॉइंट 5 पे चलते हैं। इट इज यूजुअल प्रैक्टिस टू शो द नॉर्मल फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स एज अ सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या बोला है वो भी हम अभी देख लेते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस आर सिंबलाइज्ड एज सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L एंड G फॉर गैस। एक्वियस के लिए AQ रिप्रेजेंट्स द सॉल्वेटेड आयन। चलो जी, कोई मसला नहीं है, अभी यहां पर हम आगे इसको समझते हैं यहीं से। कहते हैं कि आपने ना फिजिकल स्टेट बतानी है। फिजिकल स्टेट क्या होता है कि कौन सी चीज क्या सॉलिड में एग्जिस्ट कर रही है, क्या लिक्विड में कर रही है, क्या गैस में कर रही है, कौन सी चीज किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, वो हमें बताती है फिजिकल स्टेट। अब वो कहता है कि आपको ना साथ में फिजिकल स्टेट के साथ ना छोटा सा ना सबस्क्रिप्ट डालना पड़ेगा। अब सबस्क्रिप्ट क्या होता है, ये होती है चीज, ये होता है सबस्क्रिप्ट। ये हम यहाँ पर लिखा हुआ है, आप गौर करें, यहाँ पर लिखा हुआ है S। तो वो कहता है कि एल्यूमिनियम जो है ना उसकी फिजिकल स्टेट है सॉलिड, इसलिए उसका सबस्क्रिप्ट हमने S डाल दिया। ठीक है, सिमिलरली ऑक्सीजन की फिजिकल स्टेट क्या है, गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसका सबस्क्रिप्ट हमने G डाल दिया। और जब हमारी प्रोडक्ट बनी, प्रोडक्ट भी बनी हमारी सॉलिड के फॉर्म में, तो इसका सबस्क्रिप्ट हमने S डाल दिया। तो ये क्लियर हो गई कहानी इसकी आपको, सबस्क्रिप्ट वाली। तो 5वां पॉइंट भी हमारा अब क्लियर हो गया। एक्वियस AQ अभी उस रिएक्शन में नहीं आया, लेकिन मैं आपको आने वाले रिएक्शन में बताऊंगा कि अगर हमारी प्रोडक्ट या हमारा रिएक्टेंट अगर एक्वियस फॉर्म में है, पानी के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में है, आयंस बना दिए उसने अगर अपने, ठीक है, तो उसके साथ में AQ डालते हैं। वो कहां पर डालेंगे उस रिएक्शन में तो नहीं समझ सके हम, लेकिन आगे आने वाले रिएक्शन में हम समझेंगे इस बात को भी। तो ये पॉइंट अब आपका क्लियर हो गया होगा। चलते हैं जी आगे।
अच्छा जी, आगे जो लाइन लिखी है वो कहती है हमसे केमिकल इक्वेशन कैन हाउएवर ओनली बी रिटर्न इफ ऑल द प्रीवियस मेंशन पॉइंट्स आर एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। ये जितनी बातें हमने कर ली ना, ऊपर 5 पॉइंट डिस्कस कर लिए, कहते हैं ये 5 पॉइंट जो है ना उसी वक्त वैलिड होंगे कि अगर हमने कोई एक्सपेरिमेंट करके इन बातों को प्रूव भी किया हो। अगर हम कोई रिएक्शन लिख रहे हैं तो हमें ये पता हो कि हमने जो रिएक्टेंट इस्तेमाल किया और उससे जो प्रोडक्ट बन रही है क्या वो वेरीफाई होती भी एक्सपेरिमेंटली। अगर हम बात करें वाटर के केस में, तो क्या 2 मोल H2 के और 1 मोल O का, 1 मोल O2 का, क्या हमारे हमें 2 मोल ऑफ H2O बना के देता भी है कि नहीं। अगर हमने एक्सपेरिमेंटली ये बात प्रूव कर ली है, फिर ही जाके हमारा जितनी ऊपर वाली बातें की हैं हमने, इसको हम समझेंगे कि ये बात हमारी ठीक है, और इसको फॉलो करते हुए हम एक केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। For example, the nature of products and their correct formulas must first be ascertained before writing a chemical equation। जितने भी हमारी बातें पढ़ी हैं हमने, जितने रिएक्टेंट्स पढ़े हैं, क्या उन रिएक्टेंट से वो जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो बन पा रही है। अगर तो वो बन पा रही है एक्सपेरिमेंटली, अगर हमने वेरीफाई किया इस बात को, प्रैक्टिकल किया इसका, तो फिर जाके हम इसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। आफ्टर द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, जब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पूरी हो जाए ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट अ केमिकल चेंज, कि जितना भी केमिकल चेंज ऊपर हो रहा है, कि मतलब अगर हम ये बात प्रूव कर लें कि 4 Al और 3 O2 ही 2Al2O3 बना रहे हैं, एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके देख लें, तो फिर ही जाके हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हम इसका जो केमिकल इक्वेशन है उसको हम इस तरह लिखें। द फॉलोइंग इक्वेशन हैज बीन रिटन कीपिंग इन व्यू ऑफ ऑल द पॉइंट मेंशन अबव। जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस किए ना, उन सब पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने एक केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है। अच्छा, बहुत सिंपल, हमने जितने पॉइंट डिस्कस किए ना समराइज कर लेते हैं, सो कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है जेड एन जिंक, यहाँ लिखा हुआ है H2SO4। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं दोनों के? 1 1। कुछ भी नहीं है तो 1 है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिंक जो है ना किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है, तो इसका सबस्क्रिप्ट हमने S लगा दिया। यहाँ पर H2SO4 जो है वो एक्वियस फॉर्म में है, ठीक है। लिक्विड की फॉर्म में है, वो एक्वियस फॉर्म में है, लिक्विड की फॉर्म में H2SO4, ठीक है। और एक तो होता है लिक्विड, तो हम एल लगा देंगे, लेकिन एक्वियस फॉर्म ये होती है कि वो पानी के अंदर डिसॉल्व हुआ हो, किसी भी सॉल्वेंट जैसे कि पानी, उसके अंदर वो डिसॉल्व हुआ हो, तो उस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं ये एक्वियस फॉर्म है, ठीक है। अगर सिंपल लिक्विड होगी तो एल लगा देंगे, अगर पानी में डिसॉल्व हुआ हुआ लिक्विड होगा तो हम AQ लगा देंगे। हो गई बात क्लियर? तो इसलिए यहाँ पर AQ लगा हुआ है। जब ये आपस में रिएक्ट करें, ये दोनों क्या है? इन दोनों का नाम है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स हैं दोनों। ये रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक एरो बना दिया। एक पॉइंट और क्लियर हो गया। इसने बनाया क्या? इसने बनाया कि जिंक SO4 से मिला तो ZnSO4 बना दिया, ठीक है। और रिमेनिंग क्या बचा? H2, तो H2 हमने यहां पर लिख दिया। और ZnSO4 सॉलिड फॉर्म में तो S लगा दिया, और जो H2 है वो गैस की फॉर्म में तो G लगा दिया। ये सारी बातें हमने यहाँ पर जो ऊपर पढ़ के आए हैं, वो सब की सब बातें इस रिएक्शन के अंदर प्रूव हो रही हैं, ठीक है ना। अब आप एक चीज और भी रह गई मेरी, वो बताता हूं मैं आपको। यहाँ देखें आप, नंबर ऑफ एटम्स जो है ना वो जिंक के कितने? एक है। यहां पर भी तो एक लगाया हुआ हमने, ये बैलेंस हो गया, ओके। SO4 सल्फर एक है और ऑक्सीजन कितने हैं? 4 हैं। सल्फर एक और ऑक्सीजन 4, ये भी पूरा हो गया। हाइड्रोजन के 2 आइटम्स है तो हाइड्रोजन के 2 आइटम यहाँ लिख दिए हमने। चलो जी, ये सब बातें जो ऊपर हमने पढ़ी हैं वो सब की सब पूरी हो गई रिएक्शन के अंदर। अकॉर्डिंग टू दिस केमिकल इक्वेशन, जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। सिंपल सी बातें हम खुद भी पढ़ सकते हैं कि जिंक ने रिएक्ट किया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से टू गिव जिंक सल्फेट, प्रोडक्ट बनी है जिंक सल्फेट की, और साथ में हाइड्रोजन गैस। दिस केमिकल इक्वेशन फर्दर टेल अस द मोल रेशियो not only between the reactants or product but also between reactants and products, okay। थोड़ी सी लगता है गलती होगी इनसे, नॉट ओनली बिटवीन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। अच्छा ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान में मोल रेशो नहीं बता रहा, बल्कि रिएक्टेंट टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ये हर तरह के जो केस हमने डिस्कस किए थे उनके दरमियान में भी मोल रेशो के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। इस तरह यहाँ पर हम डिस्कस करके आए थे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें ये देखने पड़ते हैं कि रिएक्टेंट्स में हमारे पास कितने मोल्स हैं, और प्रोडक्ट में उतने मोल्स प्रोडक्ट में जब हो तो उनको हम कंपेयर करें। कंपैरिजन करने के बाद हम देखें, हम ये बताएं कि हमें इतने ही मोल्स चाहिए हमें ये प्रोडक्ट बनाने के लिए, ऑक्सीजन का हमें 1 ही मोल चाहिए हमें ये प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो मोल्स इस तरह बैलेंस किए जाते हैं। आगे जी कहता है वो कि समटाइम्स अ केमिकल रिएक्शन मूव्स बोथ वेज। केमिकल रिएक्शन ना बोथ वे मूव करते हैं, ये बात मैं अभी पहले भी डिस्कस करके आ चुका हूं। तो मैंने कहा था ना आपने परेशान नहीं होना, आगे जाके इस बात में हम जिक्र करेंगे कि किस तरह रिएक्शंस होते हैं। आपने डबल एरो कहीं पर आपको अगर नजर आए तो आपने परेशान नहीं होना। अच्छा, इस तरह के रिएक्शंस भी होते हैं। अब वो मतलब क्या है उसका,
केमिकल रिएक्शन बोथ वे मूव करते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट भी मूव करते हैं, ठीक है, और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट भी मूव करते हैं। इस तरह के रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस जब वो रिएक्टेंट्स उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं, लेकिन वो प्रोडक्ट के पास भी सलाहियत हो कि वो दोबारा रिएक्टेंट्स की फॉर्म में टूट भी सके, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए, फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट दोबारा बन जाए, इस तरह के रिएक्शन में हम क्या कह रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको याद करना है आपने। यहां से शुरू कर लिएगा याद करना, इसको यहां तक हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन पूरा। ओके, एक पॉइंट और रह गया, फिर खत्म हो गई ये बात हमारी। रिएक्शन इन्वॉल्विंग आयंस में ऑल्सो बी शोन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब वो कहता है कि ऐसा रिएक्शन जिनके अंदर आयंस का जिक्र हो। पता है ना आयंस क्या होते हैं? अगर हम NaCl की बात करें, जब NaCl टूटते हैं आपस में तो Na प्लस आयन बनाते हैं और Cl नेगेटिव आयन बनाते हैं, ठीक है। जब किसी के ऊपर चार्ज आ जाए उसको हम बोलते हैं आयंस। कहते हैं ऐसे रिएक्शंस जिसके अंदर आयंस भी हो तो उनको भी हम केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसकी मिसाल उसने यहां पर दी हुई है इस रिएक्शन के अंदर। कहता है बोथ AgNO3 एंड NaCl, AgNO3 एंड NaCl आर आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड है, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। आयोनिक कंपाउंड जब भी रिएक्ट होते हैं तो वो टूटते हैं इन द फॉर्म ऑफ आयंस, ओके, एंड आर सोल्यूबल इन वाटर, और वो सोल्यूबल है पानी के अंदर, यानी कि पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं। नमक को डिसॉल्व किया ना पानी में आपने, बचपन से करते आने जी, तो उसी तरह ये भी सॉल्ट्स हैं, ये भी सॉल्ट है, और नमक तो हम बात कर ही चुके हैं। AgNO3 भी, सिल्वर नाइट्रेट भी सॉल्ट है, तो वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है। When they are mixed in water, जब इन दोनों सॉल्ट्स को हम पानी के अंदर डिसॉल्व कराते हैं, ठीक है, एक चम्मच नमक का डाल दें NaCl का, टेबल सॉल्ट का, और एक चम्मच डाल दें AgNO3 का, दोनों के दोनों सॉल्ट ही हैं, इनको डिसॉल्व कराएं पानी के अंदर, फिर क्या होगा, आपस में मिक्स होंगे, दे रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, और इनके नतीजे में कुछ प्रोडक्ट्स बनेंगी। अब प्रोडक्ट्स क्या बनेंगी, आप यहां पर गौर करें, यहां लिखा था AgNO3 और NaCl। ये Ag मिलेगा किसके साथ, Cl के साथ, Ag मिलेगा Cl के साथ, पॉजिटिव एक चार्ज है, ये नेगेटिव वाला है और ये पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव नेगेटिव बनेंगे, यहाँ पर AgCl बना देंगे, और AgCl की फॉर्म क्या होगी, सॉलिड होगी। अब ये सॉलिड किस फॉर्म में होता है, प्रेसिपिटेट्स के फॉर्म में होता है, यानी कि हमारे पास एक सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन के अंदर ना कुछ सॉलिड पार्टिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं, और वो सॉलिड पार्टिकल्स बनते हैं, और वो ना तकरीबन ना इस तरह अपने आप को अकोमुलेट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं कि हमें अलग अलग से शो होना शुरू हो जाता है, यार कुछ ना कुछ चीज बनी है एक सॉलिड फॉर्म में, तो वो प्रेसिपिटेट्स होते हैं। तो AgCl ना अपने आप को प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बना लेता है। साथ में वाटर के अंदर ना एक Na का आयन बन जाता है और NO3 का आयन बन जाता है। तो Na का आयन एक्वियस फॉर्म में है, ठीक है, पानी के अंदर डिसॉल्व है ना, तो एक्वियस फॉर्म में है। NO3 जो कि पानी के अंदर डिसॉल्व है, इसलिए हम इसको एक्वियस फॉर्म कह रहे हैं। तो ये पानी के ऊपर आके बैठ जाएगा, सॉलिड फॉर्म अपने आप को ढाल लेगा सॉलिड फॉर्म के अंदर, और Na आयन पानी में डिसॉल्व रहेगा और NO3 आयन भी पानी के अंदर डिसॉल्व रहेगा, तो इसको हम एक्वियस फॉर्म कह रहे हैं। AgCl बीइंग इनसोल्यूबल कम्स आउट, AgCl पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाता, तो वो ऊपर आ जाएगा ऑफ द एक्वियस सॉल्यूशन, एक पानी के सॉल्यूशन के ऊपर, इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट्स, प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में। प्रेसिपिटेट्स में पहले भी जिक्र करके आ चुका हूं पिछले लेक्चर्स के अंदर भी, यहां पे मैंने आपको बता दिया, एक सॉलिड सॉलिड फॉर्म के ना पार्टिकल्स होते हैं जो कि सरफेस के ऊपर आके बैठ जाते हैं, तो ये होते हैं प्रेसिपिटेट्स। तो उम्मीद करता हूँ ये डिटेल से लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हमने इसमें सीखा है कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, और हमने केमिकल रिएक्शन किस तरह लिखना है, हमने मोल्स को बैलेंस किस तरह करना है, हमने नंबर ऑफ एटम्स को किस तरह बैलेंस करना है, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन को किस तरह ओबे करना है, हमने फिजिकल स्टेट किस तरह लिखनी है, और हमने सबस्क्रिप्ट किस तरह लिखने हैं इसके, ये सब कुछ हमने देख लिया है इस लेक्चर में। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और एंड आपको स्क्रीन पे ना शो हो रहा होगा चैनल का सब्सक्राइब का बटन, आपने इसको कर देना। इसका फायदा सिर्फ ये होगा, अगर आप स्टूडेंट है क्लास 9 के, आने वाले भी लेक्चर्स में हम क्लास 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के भी लेक्चर स्टार्ट करेंगे, तो अगर आप इनके स्टूडेंट्स हैं तो फिर आपको इस लेक्चर पर सब कुछ मिल जाएगा, हर तरह के लेक्चर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, कोई टॉपिक मिस नहीं कराएंगे यहाँ पर हम आपको। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।